ऊना की घटना को आज 1 साल हुआ और बहुत कुछ चीजें हैं जो हुई, बहुत सी ऐसी चीजें भी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। मुझसे भी ऐसी बहुत सी चीजें हुई जो तगड़ी हुई और मुझसे भी कुछ ऐसी चीजें हुई जो किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए थी। आज इस हॉल में मेरा पूरा फैमिली है, मेरा भाई है, मेरे पिताजी है, मेरी मम्मी है, जिन्होंने मुझे पढ़ाया। वैसे मेरे प्रोफेसर संजय भावे हैं, मंचू पर सभी साथी हैं, बहुत से अच्छे अच्छे स्पीकर्स है, एक्टिविस्ट है, अकेडमिशियंस है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, 25, 30, 35 साल से जिनका पब्लिक लाइफ रहा है, ऐसे बहुत से साथी हैं। तो बड़े विनम्रता के साथ, ऐसे जनरली मॉडेस्टी डजंट गो विथ मी, लेकिन आज बहुत जेन्युइनली दिल से सबसे पहले मेरी बात की शुरुआत एक माफी से करूंगा। कुछ दिन पहले मेरा एक ऑडियो वायरल हुआ जिससे बहुत से लोग स्वाभाविक रूप से आहत हुए और मैंने फेसबुक पे पब्लिकली उसकी माफी मांगी थी। मुझे लगता है कि केवल जिस प्रकार की बेहद ही गंदी और खराब भाषा का प्रयोग मेरे मुंह से हुआ, उसको लेकर मैं शर्मिंदा हूं, जेन्युइनली शर्मिंदा हूं। और एटलीस्ट मैंने तय किया है कि 50 पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसी सभाओं में सामने से चलकर लगातार माफी मांगता रहूंगा। इतना प्रायश्चित मैं डेफिनेटली करना चाहता हूं। ये पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए या दिखने के लिए नहीं, मैं जेन्युइनली ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार की वाणी और शब्द का प्रयोग मेरे मुंह से निकला, वो एटलीस्ट उस व्यक्ति को तो शोभा नहीं ही देता जो सावित्रीबाई फुले जिंदाबाद का नारा लगाता। तो आज से मेरा ऐसा प्रयास रहेगा, विनम्र प्रयास रहेगा कि न केवल ऐसे ऑडियो में, लेकिन कभी मेरे मुंह से इस तरह की भाषा का प्रयोग ना हो। तो पूरे नारी समाज की, मेरी माता की और जिनको मैंने गाली दी उनकी माता की, सभी की मैं माफी मांगता हूं दोबारा। साथियों, आज मैं एक तरह से प्रास्ताविक प्रवचन यानी इंट्रोडक्टरी स्पीच के तौर पे कुछ मुद्दे रेखांकित करूंगा और फिर एक तरह से यह हाउस जो मंच पर साथी उनके लिए ओपन करूंगा। आज मैं कोई मुख्य वक्ता इस तरह से नहीं, हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि एक तरह से सॉलिडरिटी बने जाति आधारित हिंसा के खिलाफ, तथाकथित गौरक्षकों के आतंक के खिलाफ, भीड़ के हाथों जो मॉब लिंचिंग की वारदातें हो रही है इसके खिलाफ। और आज जिस प्रकार की कौमवादी, जातिवादी, फांसीवादी, पूंजीवादी ताकतें राजसत्ता के ऊपर कब्जा कर बैठी है और संविधान, ये जन समुदाय और लोकतंत्र के ऊपर जो खतरा है, इस परिस्थिति में जितने भी लोग एक दूसरे के साथ आकर खड़े रहे, कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष में एक साथ जुड़े, मैं मानता हूं यही इस कॉन्फ्रेंस का सच्चा मकसद होगा, सही स्पिरिट होगा। साथियों, जो कुछ बिंदु रेखांकित करना चाहता हूं, आपके बीच में रखना चाहता हूं, उसमें सबसे पहले मैं कुछ ऊना के बारे में बात करूंगा। साथियों, मैं ऐसा मानता हूं कि जिस तरह से 1927 का डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की अगुवाई में हुआ महार का सत्याग्रह एक ऐतिहासिक आंदोलन है, बिल्कुल उसी तरह गुजरात में जिस तरह से हजारों की तादाद में दलितों ने उठ खड़े होकर, और केवल हमारी टीम नहीं, सैकड़ों दलित संस्था और संगठनों के लोगों ने एक साथ उठ खड़े होकर जिस प्रकार से यहां संघ और बीजेपी का मुकाबला किया और जिस तरह की एकता और ताकत का परिचय कराया, यूना का आंदोलन भी गुजरात ही नहीं पूरे भारतवर्ष के दलित आंदोलन के इतिहास की एक माइलस्टोन घटना है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जाने के बाद शायद पहली बार ऐसा हुआ कि अहमदाबाद और गुजरात की सड़कों में करीब 20-25 हजार दलितों ने आत्मसम्मान का एक ऐसा नजारा पेश किया जिसमें कहा कि आज के बाद
मृत पशु के निकाल का काम करेंगे नहीं, सरकार उसके बजाय हमको 5 एकड़ जमीन का आवंटन करे। साथियों, पिछले कई वर्षों से, पिछले 30-25 साल से जिस तरह से दलित राजनीति, दलित संघर्ष, दलित आंदोलन को हम लोग देखते आ रहे हैं, मैं हर स्पीच में, छोटी सी नुक्कड़ सभा में या करीब करीब मेरे हर एक इंटरव्यू में कहता हूं कि कहीं ना कहीं हम लोगों का दलित आंदोलन मनुवाद मुर्दाबाद या ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद ये जय भीम के नारों में फंस गया है, चौकअप हो गया है। तो इस परिस्थिति में हम लोगों को हमारी रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और चिकित्सा, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की आत्महत्या, कॉर्पोरेट लूट, ये सारे जो इकोनॉमिक सवाल है, आर्थिक सवाल है, जो हमारे अस्तित्व के साथ जुड़े हैं, वो हमको जमकर उठाने पड़ेंगे। हम आत्मसम्मान की लड़ाई भी लड़ेंगे और रोटी, कपड़ा और मकान के सवाल भी उठाएंगे। ये हर एक जगह पर मैं कहता हूं। आज ऊना की घटना को 1 साल हो रहा है। हम लोगों ने देखा कि गौ रक्षकों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऊना में और दूसरी कुछ जगह पे दलितों की चमड़ी उधेड़ी गई, लेकिन पिछले 3 साल में 23 से ज्यादा मुसलमानों की हत्या कर दी गई है। मैं मानता हूं ये बात भी बहुत ही पॉजिटिव है कि हमारे से एक छोटे से संगठन राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच की दलित समाज के साथियों की टीम ने ये इनिशिएटिव लिया और जिस तरह से ऊना की यात्रा के दौरान और ऊना के आंदोलन के दौरान दलित मुस्लिम एकता का नारा लगा था, आज फिर एक बार इसी दलित मुस्लिम एकता के नारे को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। साथियों, कुछ दिन पहले ऊना की चार्जशीट के कुछ पन्ने में देख रहा था, उसमें देखा कि सनातन ट्रस्ट नाम का एक ट्रस्ट है और जो समाज के भले के लिए काम करने के नाम पे रजिस्टर्ड हुआ और उसमें जो तथाकथित गौरक्षक जुड़े हैं, उन लोगों ने एक प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी के तहत एक पूर्व आयोजित षड्यंत्र के भागरूप दलितों को दबाने के लिए, उनकी आवाज को कुचलने के लिए एक सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया। हम लोगों को समझना यह है कि यदि कोई भी व्यक्ति पब्लिकली खुलेआम एक क्रिमिनल ऑफेंस करता है तो उसके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड ऐसा चलता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा है। लेकिन ऊना की घटना में हम लोगों ने देखा कि जो तथाकथित गौरक्षक है, उन्होंने ही इन 4 लड़कों को और उनके पिताजी को मारा, फिर खुद उसका वीडियो बनाया और फेसबुक और व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे उसको जमकर सर्कुलेट किया। यानी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इन संघ परिवार और बीजेपी के लोगों को इतनी चर्बी चढ़ी है और खास करके इन गौरक्षकों को वो मानते कि जब चाहे तब दलित और मुसलमान की चमड़ी उधेड़ सकते हैं। ये तभी हो सकता है जब ये तथाकथित गौरक्षक को इस बात का एश्योरेंस है कि कुछ भी हो जाए, हर कीमत पे उनकी सरकार, राज सत्ता उनको प्रोटेक्ट करेगी। और उसी का नतीजा है कि ऊना होता है, दादरी होता है, अलवर होता है, जमशेदपुर होता है, लातेहार होता है और 15 साल के जुनैद की हत्या कर दी जाती है। जैसा कि कहा मैंने, मैं आज ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन आज हमारे बीच में अलवर राजस्थान में पहलू खान की जो हत्या हुई, उनके परिवार में से उनके बेटे हमारे बीच में मौजूद है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी उनके साथ क्या बीती, किस तरह से भीड़ तंत्र ने उनके ऊपर अटैक किया, उनके पिताजी के ऊपर अटैक किया, वो उनकी बात वो खुद रखे। साथ ही जुनैद के परिवार से भी उनके भाई हैं जो खुद भी इस भीड़ तंत्र का शिकार बनते बनते रह गए। जुनैद के साथ जो हादसा हुआ उस वक्त में वो भी मौजूद थे, तो वो भी हमारे बीच में बात रखे। उम्मीद है कि कल हम लोग जो आजादी कूच का प्रस्थान करने जा रहे हैं उसमें बालू भाई सरवैया भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरी टेलीफोन पे उनकी बात हुई है, तो कल वो भी शायद उनकी बात रखेंगे। तो साथियों, ज्यादा बात न करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज गुजरात में और देश में जिस तरह से दलित और मुसलमान को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरह से किसानों के ऊपर गोलियां बरसाई
मंच पर आकर एक ऐसा डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाए ताकि एटलीस्ट जैसा भी है हमारे इस लोकतंत्र को और हमारे संविधान को हम लोग बचा पाए। ये आज हमारी सामने सबसे बड़ी चुनौती है। पिछले 1 साल के उन्नाव के आंदोलन के दौरान हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने ये नारा दिया, गाय की पूंछ आप रखो, हमें हमारी जमीन दो। ये नारा किस तरह से मेरे जहन में, किस तरह से मेरे दिमाग में आया, इसके पीछे एक छोटी सी हिस्ट्री है, उसकी एक स्लाइस आपके बीच में रखना चाहूंगा। मैं 2004 से 2007-8 तक पत्रकारों में था, जर्नलिज्म में था। फिर जन संघर्ष मंच में डॉक्टर मुकुल सिन्हा के साथ जुड़ा, वहां पर मेरी एक्टिविज्म की, मेरे ग्रासरूट वर्कर के तौर पे मेरी काम की शुरुआत हुई। उस वक्त महुआ में निर्मा कंपनी के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था और उस वक्त सारे प्रगतिशील लड़ने वाले लोग उस आंदोलन में शरीक हो रहे थे। तो मैं भी उस आंदोलन में कभी कभी जाता था, कभी कभी आता था, तो एक तरह से उसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहा। उसी वक्त मुझे किसी ने बताया कि गुजरात में, गुजरात के विकास और गवर्नेंस का मॉडल इतना ग्लोरियस और भव्य है कि हजारों एकड़ जमीन का आवंटन दलितों को कागज के ऊपर हुआ है। यानी कि यहां की सरकार ऐसा मान के चलती है कि कागज के ऊपर दलित खेती करेंगे। तो मैंने अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट और सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के कुछ ऐसे गांव आइडेंटिफाई किए और वहां पर जाके मैंने कुछ रिसर्च किया, फील्ड वर्क किया, लोगों को मिला और मुझे पता चला कि करीब 500 एकड़ से ज्यादा दलितों की जमीन का आवंटन अहमदाबाद जिले और सुरेंद्रनगर जिले में केवल कागज पे ही हुआ है। उसका लैंड मेजरमेंट नहीं हुआ, उसकी सनद नहीं दी गई और उसका एक्चुअल फिजिकल पोजीशन नहीं है। तो उसका पोजीशन किसके पास है? तो डोमिनेंट कास्ट के कुछ फ्यूडल फोर्सेस उसके ऊपर गैर कानूनी कब्जा करके बैठे हैं, जो आईपीसी की कुछ धारा के तहत और साथ साथ एट्रोसिटीज के कानून के तहत भी क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। लेकिन एक भी मामले में न तो ऑफेंस दर्ज होता है न उसका पोजीशन दिया जा रहा है। तो फिर हम लोगों ने कुछ रैलियां निकाली, धरने पर बैठे, डेमोन्स्ट्रेशंस किए, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को मिले, उनको लिखा, मेमोरेंडम सबमिट किया, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को मिले, कलेक्टर को मिले, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मिले, सीएम ऑफिस में गए। ऐसा लगातार 3 साल तक चलता रहा, लेकिन 1 इंच जमीन का भी आवंटन नहीं दिया। 1 इंच जमीन का भी आवंटन नहीं हुआ। जमीनों का आवंटन केवल कागज पे ही रहा। उसके बाद ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है तो आपके बीच में रख रहा हूं। 2012 में मैंने गुजरात हाईकोर्ट में एक पीएल डाला, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें मैंने कहा कि गुजरात में केवल सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट तक मैं पहुंच पाया हूं। मैं एक लिमिटेड कैपेसिटी और लिमिटेड रिसोर्सेज का आदमी हूं। ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स के कुछ गांवों तक मैं जा पाया हूं। आप इसका कॉग्निजेंस लेते हुए खुद चलकर इस तरह का डायरेक्शन, इस तरह का आदेश गुजरात की सरकार को दे कि केवल सुरेंद्रनगर ही नहीं, पूरे गुजरात में भी जहां जहां पर जमीनों का आवंटन दलितों को केवल कागज पे हुआ है, उन सारी जमीनों का एक्चुअल कब्जा मिले, पोजीशन मिले, ताकि वो वहां पर खेती कर पाए। इस पिटीशन के फाइल होने के तुरंत बाद 3 हलफनामे, 3 एफिडेविट हुई और तीनों एफिडेविट में, तीनों हलफनामे में अहमदाबाद के डेप्यूटी कलेक्टर, सुरेंद्रनगर के डेप्यूटी कलेक्टर और सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कैटेगोरिकली साफ तौर पे मेरे सारे एलिगेशंस एडमिट किए और कहा, जी हां, पिटिशनर जिग्नेश मेवानी का सही कहना है, जमीनों का मेजरमेंट नहीं हुआ, उसकी सनद नहीं दी गई और उसका पोजीशन भी नहीं दिया। और इसलिए नहीं दिया कि वहां पर सवर्ण समुदाय के फ्यूडल फोर्सेस का गैर कानूनी कब्जा है। ऐसा उन लोगों ने एफिडेविट में, हलफनामे में एडमिट किया। कब? 2012 में। उस बात को भी 4 साल हो गए। 2016 तक सरकार के ये कबूल करने के बावजूद, ये एडमिट करने के बावजूद, और वो भी एफिडेविट में, 1 इंच जमीन का भी आवंटन नहीं हुआ। फिर 2016 में जब मेरे एडवोकेट डॉक्टर मुकुल सिन्हा साहब हमारे बीच में नहीं रहे, तो मैंने खुद पार्टी इन पर्सन इस केस को आर्ग्यू करना चालू किया। मैं ये डिटेल में इस केस के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि जमीन एक ऐसा मामला है जहां पर पता चलता है कि जाति का कीटाणु सचमुच क्या होता है। तो फिर 2016-17 में मैंने ये केस खुद पार्टी पर्सन आर्ग्यू करना किया और उस 4
साल के पीरियड के दौरान सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, नडियाद, पाटन, महसाना, बनासकांठा, कच्छ ऐसे 1 दर्जन डिस्ट्रिक्ट्स के और ऐसे केस मैंने ढूंढ निकाले जिसमें दलितों को जमीन का आवंटन केवल कागज पे हुआ था। फिर ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा और कहा अब तो ये कंक्लूसिवली मैं आपके सामने रख रहा हूं कि दिस इज अ स्टेट वाइड फिनोमिना। ये केवल कुछ चंद मुट्ठी भर गांव की बात नहीं है, पूरे गुजरात के करीब करीब हर एक जिले में जैसे दलितों का मजाक बनाया जा रहा हो उस तरह से जमीन का आवंटन केवल कागज पे ही है। तो आप इसमें कुछ तुरंत इंटरव्यू करिए। ऑनरेबल कोर्ट ने 3 नोडल ऑफिसर्स की कमेटी बनाई और कहा कि भाई आप 3 लोग सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को ये ऑर्डर करो, डायरेक्शन दो कि वो खुद टीम फॉर्म करें और इस बात का इन्वेस्टिगेशन कराए कि जमीन का आवंटन कागज पे हुआ है, सचमुच हुआ है। और फिर आप टाइम टू टाइम बेसिस पर हर थोड़े बहुत वक्त के बाद आप एक एक्शन टेकन रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करिए कि सचमुच रियलिटी क्या है। पहला एक्शन टेकन रिपोर्ट जो कोर्ट में पेश किया गया 2012 की पीआई, 5 साल तक कुछ नहीं हुआ। 2016 के एंड में एक गठन होता है इस कमेटी का जिसको बोला गया है कि आपको ये फैक्ट बाहर निकालना है कि जमीन का आवंटन कागज पे हुआ या रियलिटी में हुआ, कब आप उसका पोजीशन देंगे। उस कमेटी ने अपने पहले एक्शन टेकन रिपोर्ट में ऐसा कहा कि जी हाँ, पिटिशनर जीपीएस लेवलिंग के सारे एलिगेशन सही है, जमीन का आवंटन कागज पे ही हुआ है, उसका लैंड मेजरमेंट नहीं हुआ, वहां पे गैर कानूनी कब्जा है। लेकिन ये इतना जाइजेंटिक और इतना बड़ा काम है कि सारी मशीनरी काम पे लगाने के बावजूद हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो मेहरबानी है कि कोर्ट इस पिटिशन को डिस्पोज कर दे, इस पिटिशन को खारिज कर दे। ये है गुजरात मॉडल। फिर जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा कैसे मिला ये भी बताता हूं, बहुत रोने धोने वाली बात भी नहीं चलेगी। फिर वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट नाम का जो नौटंकी चलता है उसके दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी देशी विदेशी कंपनियों को रेड कारपेट बिछाकर गुजरात में बुलाते हैं और कहते हैं कि आओ, बड़ी मेहरबानी होगी कि हमको जमकर लूटो। तो गौचर, गवर्नमेंट वेस्टलैंड, सारी जमीन अदानी, अंबानी, एस्सार, वेदांता, पोस्को, अंबुजा, निर्वा, लार्सन एंड टुब्रो, सारी कंपनियों को उस जमीन का आवंटन हो जाता है। लेकिन दलितों को 1 इंच नई जमीन का आवंटन नहीं हो रहा है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत जिस जमीनों का आवंटन आदिवासी समुदाय को होना था, ऐसे भी 1 इंच जमीन का आवंटन नहीं हो रहा है और ऑलरेडी जो आवंटित जमीन है उसका पोजीशन नहीं मिल रहा है। तो इस बार वाइब्रेंट गुजरात के वक्त हम लोगों ने ऐलान किया था कि अहमदाबाद जिले के धंधुका तहसील में धंधुका खेती अनुसूचित जाति सहकारी मंडली को जो जमीन का आवंटन हुआ 1000 बीघा, यदि उस जमीन का पोजीशन नहीं मिला तो मैं मोदी जी की गाड़ी को रोकूंगा। 8 दिन के अंदर 310 एकड़ यानी 650 बीघा जमीन का पोजीशन मिल गया। साथियों, आज स्टेज पे हमारे बीच में नैना बेन और लक्ष्मी बेन, मैं उनको विनती करूंगा 2 सेकंड के लिए जरा खड़े हो, इनके लिए एक जोरदार जमकर ताली बजाएं। मैं सिर्फ 1 मिनट में मेरी बात खत्म करूंगा। ये वो लक्ष्मी बेन और नैना बेन है जिनको अहमदाबाद जिले के दौलका तहसील के सरोड़ा गांव में 2006 के साल में जमीन का आवंटन हुआ, उसका भी पोजीशन नहीं मिला था। कि मेरे साथ मिलकर 4 बार अहमदाबाद की सड़कें जाम की। अहमदाबाद कलेक्टर ऑफिस के बाहर वो जब भी जाकर खड़े रहते तो 25 पुलिस वाले आकर उनको पकड़ लेते। फिर फाइनली उनको कागज पे आवंटित की गई जमीन के ऊपर जिन लोगों का गैर कानूनी कब्जा था उनके ऊपर एट्रोसिटी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो, उस डिमांड को लेकर उनको इतना संघर्ष करना पड़ा कि उन्होंने राजधानी एक्सप्रेस रोकी, जिसका नतीजा ये आया आज मैं, मेरी पूरी टीम और ये दोनों बहनें खुद चार्जशीट फेस कर रहे हैं। हम लोग, हमारे खिलाफ चार्जशीट दर्ज हुआ, लेकिन जिन लोगों ने कब्जा जमा के रखा था आज भी उनके सामने ऑफेंस दर्ज नहीं हुआ। ये भी है गुजरात मॉडल। अभी अमरेली जिले में साथी नवचेतन परमार है। 4 दिन पहले उन्होंने क्या किया, उनको क्या करना पड़ा। एक दलित, जिस तरह से पाटीदार समुदाय के केतन पटेल की गैर कानूनी तौर पे कस्टोडियल हत्या कर दी गई कस्टडी में, और बिल्कुल उसी तरह अमरेली जिले में राजूला तहसील में गांव में
सौंदरवाग नाम की एक दलित भाई की हत्या कर दी गई। उस हत्या में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो अक्यूज थे, तो वहां पर जो एजिटेशन हुआ उसके चलते नवचेतन भाई और उनकी पूरी टीम ने कहा कि भाई जो भी अक्यूज है उसके खिलाफ ऑफेंस दर्ज हो धारा 302 के तहत और तुरंत उनके सामने कार्रवाई हो। तो सरकार ने कहा मैं 8 दिन का वक्त दीजिए। जब 8 दिन के बाद भी वहां पर ऑफेंस दर्ज नहीं हुआ और एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई, तब गौर से सुनिएगा कि साथी नवचेतन परमार को जो डेड बॉडी कब्र में थी उसको खोदकर बाहर निकालने का अटेम्प्ट करना पड़ा। यह परिस्थिति गुजरात में न्याय की। तो यहां पर सब कुछ है, वाइब्रेंट गुजरात है, स्वर्णिम गुजरात है, गतिशील गुजरात है, विकास में नंबर 1 गुजरात है, विकास का तगड़ा मॉडल भी है। लेकिन दलित, मुसलमान, किसान और मजदूर किसी भी आम आदमी के लिए न्याय नहीं है। और इसलिए साथी कन्हैया ने जो पूना में कही थी वो बात मुझे लगातार याद आती है। जब वंचित समुदाय के लोगों को न्याय देने की बात आती है तब माननीय प्रधानमंत्री जी के 56 इंच का सीना कुरकुरे के पैकेट की तरफ पिछुड़कर उसमें से हवा निकल जाती है। साथियों, बहुत सी बातें कहनी है लेकिन वक्त भी कम है। और आज जिस तरह से जो हमला हुआ और गुजरात के कुछ लोग मारे गए, मैं और कुछ ज्यादा एग्रेसिवली बात नहीं रखना चाहता हूं। बहुत से मौके मिलेंगे। सिर्फ आपके बीच में सरकार को इतनी अपील और अनुरोध करता हूं कि जिस तरह से किसी भी आतंकी हमले में, राइट्स में, कौमवादी हिंसा में, जातिवादी हिंसा में, मॉब लिंचिंग में किसी भी बेगुनाह व्यक्ति की हत्या ना हो, जिस तरह से ये नेशनल इंटरेस्ट में है, बिल्कुल इसी तरह जाति निर्मूलन के लिए, जमीनों का पोजीशन के लिए हम लोग जो आजादी कूच करने जा रहे हैं वो भी राष्ट्र हित में है। मेहरबानी करके परमिशन दे दीजिए, वरना कानून और संविधान में दायरे में रहकर शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग हमारी पदयात्रा में डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। इतनी बात के साथ मेरी बात रखता हूं। जय भीम और इंकलाब जिंदाबाद।